वेलकम टू द क्लास डियर स्टूडेंट्स। ये आपकी बुक विस्टास का 4th यूनिट है द एनिमी और इसके राइटर है पर्ल एस बक। इस स्टोरी को कंसर्न करने के पहले ही हम लोग ये जान लेते हैं कि इस समय वहाँ पर क्या हालात थे और कैसा स्टेटस था उस टाइम। ये वर्ल्ड वार का टाइम था और इसमें एक प्रिजनर के बारे में जो मरने की हालत पर एक वाटर बॉडी यू कैन से कि एक ओशन के किनारे पड़ा हुआ था और एक जापानीज़ डॉक्टर हैं डॉक्टर सदाओ जो उसके पास पहुंचते हैं और वो ये सोचते हैं कि एज अ डॉक्टर उन्हें क्या करना चाहिए, उसे बचाना चाहिए या एज अ पैट्रियट, बिकॉज द मैन वॉज अ वाइट मैन। तो उन्हें ये समझ में नहीं आता है कि वो उसे बचाएं या फिर उसे अपने आर्मी के हाथ में सौंप दें बिकॉज ऑफ पैट्रियटिज्म। लेट्स सी इस कहानी में होता क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर सदाओ होकी का जो हाउस है वो जापान के कोस्टल एरिया में बना हुआ था और वहाँ पर बहुत सारी चट्टानें थी। उन चट्टानों पर एक जो निचली तरफ को चट्टान था उसमें उनका घर बना हुआ था। डॉक्टर सदाओ जब छोटे थे तो उनके जो फादर थे वो उन्हें आइलैंड्स पर, सीज़ पर उन्हें ऐसे ही वॉकिंग पर और विज़िट पर ले जाते थे। सदाओ अपने फादर की कही हुई लर्निंग्स और उनकी बातों को और उनकी सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से फॉलो करते थे और उनकी बातों को बहुत अच्छे से मानते थे। उनके फादर ने उन्हें हमेशा सपोर्ट किया था और वो उनसे बहुत ज़्यादा हंसी मजाक नहीं करते थे, बट ही वॉज़ वेरी सपोर्टेड टू हिम, लेकिन उसके लिए बहुत सपोर्टेड थे वो। सदाओ को पता था कि उसके फादर हैं उसकी स्टडी के लिए, उसके एजुकेशन के लिए बहुत कंसर्न हैं और इसलिए उन्हें 22 की एज में ही उनके फादर ने सर्जरी और मेडिसिन की स्टडी के लिए उन्हें अमेरिका में भेज दिया था। और 30 की एज में जब वो वापस आए तो उन्होंने अपने फादर की डेथ के पहले ही उन्हें उनके बेटे ने एक सर्जन बन करके और एक साइंटिस्ट बन करके भी दिखा दिया था, जिसे देख करके उनके फादर बहुत प्राउड फील कर रहे थे और बहुत खुश थे। उन्होंने ये सारी चीज़ें बहुत ही कम एज में प्राप्त कर ली थी, मतलब कंसर्न कर ली थी, अचीव कर ली थी। और जब वो अपने कंट्री में थे तो उन्हें वार में उनकी ट्रूप्स के साथ में उन्हें नहीं भेजा गया था, क्योंकि जो उनके आर्मी के जो जनरल थे उनकी कंडीशन ठीक नहीं थी और उन्हें प्रॉपर ट्रीटमेंट की ज़रूरत थी। इसलिए उनकी देखभाल के लिए डॉक्टर सदाओ को वहाँ पर रख दिया गया और उस जनरल को उनके ऑब्जर्वेशन में रखा गया था। उसके बाद स्टोरी आगे बढ़ती है। वहाँ पर घर के बाहर जो क्लाउड्स थे वो ओशन के ऊपर फैले हुए थे, क्योंकि उनका जो घर था वो तो कोस्टल एरिया में था, तो वहाँ पर अक्सर क्लाउड्स दिखते थे और ओशन तो था ही सामने। वहाँ ठंडी ठंडी हवाएं चलती थी और थोड़ी बहुत जो गर्मी होती थी उसकी गर्माहट और ठंडी हवाओं की वजह से वहाँ पर हमेशा कोहरा छाया रहता था, एक धुंधलापन सा हमेशा बना रहता था। सदाओ पानी के किनारे कोहरे को देख रहा था और उन्हीं को देखते देखते टहलते हुए अपने कभी कभी बीच की तरफ चले आते थे। फिर वो अपने घर की तरफ आ रहा था, क्योंकि उसके घर पर उसकी वाइफ हाना और उसके 2 बच्चे उसका वेट कर रहे थे। जैसे वो घर की तरफ आ रहा था गेट ओपन हुआ और हाना बाहर आती है। हाना ने उस समय डार्क ब्लू कलर का वूलन हरोई पहन रखा था किमोनो के ऊपर। किमोनो एक ड्रेस होती है जापानीज़ लोगों की, वो पहने हुए थी और उसके पास आती है और बड़े ही प्यार से उसके ऊपर हाथ रखती है और स्माइल करती है, लेकिन कुछ बोलती नहीं है। तभी डॉक्टर सदाओ हाना से कहते हैं कि वो किस तरीके से अमेरिका में उससे मिले थे, पता नहीं अगर वो उससे मिलते ना तो पता नहीं किससे उनकी शादी हो जाती। वो ये बताते हैं उससे कि उससे प्यार का इजहार करने के पहले उन्होंने जब तक वेट किया जब तक कि वो इस बात से वाकिफ़ नहीं हो गए, उनको श्योरिटी नहीं हो गई कि हाना एक जापानीज़ है, तब तक उन्होंने अपने लव को उनके सामने एक्सेप्ट नहीं किया था। क्योंकि सदाओ को पता था कि जो उनके फादर हैं वो उस लड़की को एक्सेप्ट नहीं करेंगे जो उनकी रेस में ना आती हो। रेस का मतलब उनकी जाति धर्म या यू कैन से कि उनकी रीजनैलिटी से संबंधित ना हो, तो वो उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये सदाओ को बहुत अच्छे से पता है। फिर सदाओ सोचता है कि अगर मान लो कि हाना ना मिलती तो, क्योंकि हाना उनको बहुत ईजिली मिल गई थी। अमेरिका में एक प्रोफेसर थे और उनकी वाइफ थी जो अपने नए जो उनके यहाँ स्टूडेंट्स आते थे, फॉरेनर स्टूडेंट्स आते थे उनके यहाँ पेइंग गेस्ट की तरीके, क्योंकि वहाँ पर वो रूम्स रेंट पर देते थे और उनके लिए बहुत काइंड हार्ट भी थे। हालांकि वहाँ पर खाने की व्यवस्था अच्छी नहीं थी और ना ही वहाँ पर रहने की व्यवस्था थी, रूम बहुत छोटे छोटे थे, लेकिन फिर भी
सदाओ से बताते हैं कि मैं किस तरीके से प्रोफेसर के घर पहुंचा और मैं वहाँ पर हाना से मिल गया। हाना को भी कुछ ना कुछ ऐसा लगता था कि शायद वो उसे लव करेगा, और फिर उसके हाथों में, क्योंकि अब ये प्रेजेंट में स्टोरी आ जाती है, कहती है कि फिर उसके हाथों में जब उसका प्रेशर समझ में आया तो कहे चलो ठीक है, अब तो हम साथ में हैं ना, और हमारे 2 बच्चे भी हैं। उन्होंने अमेरिका में अपना पूरा काम ख़त्म करके, यानी कि अपनी स्टडी को पूरा करके वो जापान आ गए थे, और जापान में उनकी शादी उनकी जापानीज़ ट्रेडिशन में ही हुई थी, और दोनों बहुत खुश थे। उसी वक्त दोनों ने देखा कि जो मिस्ट छाया हुआ था, कोहरा छाया हुआ था, उसी में से कुछ ऐसा लगा जैसे ब्लैक कलर की चीज़ कोई बाहर आ रही है मिस्ट से। इट वॉज अ मैन, यस, वो एक आदमी था, और वो ओशन से बाहर आया था। उसके हाथ उसके हेड पर थे, और इतना देखते ही देखते जो कोहरा था वहाँ पर मिस्ट थी, उसे फिर से कवर कर लिया। उसने फिर से हाना चिल्लाई कि हु इज़ दैट सदाओ, हु इज़ दैट। वो सदाओ से बोली कि ये कौन है, और उसके आर्म पर ऐसे टिक करके उसने वरांडा से अपनी रेलिंग के नीचे और झांक करके दोनों लोगों ने देखा, और फिर से वो कोहरा छट गया और वो आदमी को उन्होंने देखा। द मैन वॉज क्रॉलिंग ओवर हिज हैंड एंड नीज। जो मैन था वो अपने घुटनों के बल और हाथों के बल क्रॉलिंग कर रहा था, जैसे छोटा बच्चा क्रॉल करता है ना, रेंगता है, उस तरीके से चलकर बाहर आ रहा था, और देखते ही देखते वो मुंह के बल उसी सैंड में गिर गया। सदाओ ने कहा कि शायद वो कोई फिशरमैन है, और नीचे उतर के वो उसे देखने गया। हाना भी उसके पीछे पीछे आती है, और वो देखते हैं तो कहते हैं यहाँ पर दूर दूर तो कहीं कोई विलेज नज़र नहीं आ रहा है, और बीच भी बहुत लोनली है, क्योंकि इवनिंग का टाइम था, वहाँ कोई इस समय आ भी नहीं रहा था। फिर उन्होंने उस आदमी को देखा जिसके घाव बहुत इस समय हरे थे, यानी कि वो वोंडेड था, और सदाओ कहता है कि ओ माय गॉड, ये तो बहुत बुरी तरीके से जख्मी है, और जो ये बीच था उसकी कंडीशन भी अच्छी नहीं थी, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे स्पाइक्स थे और बहुत सारे रॉक्स थे। सदाओ कहता है कि उसने अपने आप को बचाने में कैसे मैनेज किया होगा, उसे बहुत दिक्कत हुई होगी। फिर उसे देख करके सदाओ ने देखा, और सदाओ चिल्लाया ओ गॉड, ये कौन है, पूरी तरीके से मोशनलेस पड़ा हुआ है। उसका फेस सैंड में कवर था, यानी कि बालू से ढका हुआ था। उन दोनों ने उसे टर्न किया, और उसे देख करके हाना ने विस्पर किया, यानी कि हाना अपने मन ही मन बुदबुदा करके कुछ बोली, कहती ओह इट्स अ वाइट मैन, ये तो वाइट मैन है। हर हेयर वॉज येलो, बियर्ड वॉज येलो, एंड उसका जो फेस था तो ऐसा लग रहा था जैसे कि उसको बहुत टॉर्चर किया गया, और बाल इतने लंबे थे उसकी बहुत दिनों से कटिंग ना कराई गई हो। वो पूरी तरीके से अनकॉन्शियस था, उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि हमने उसके साथ क्या किया। सदाओ ने उसे टच किया, फिर बिकॉज ही वॉज अ डॉक्टर, उसका वो तो डॉक्टर था, उसके हाथों ने उसको छू करके फील कर लिया कि वो पूरी तरीके से जख्मी है, और उसके जख्म बहुत पुराने नहीं हैं, और उसने एक जगह हाथ लगाया तो ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई। वो बहुत घबरा गया, उसने कहा कि ये तो बहुत घायल है, और उसने जब देखा तो उसके लोअर बैक साइड पर राइट पर उसके गन का एक वुंड था, यानी कि एक गन का घाव था। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसे गन से शूट किया गया था, और वहाँ पर गन पाउडर की वजह से ब्लैकिश एरिया भी हो गया था। सदाओ ने कहा कि ओ माय गॉड, ही इज़ वेरी वेरी डेंजरस फॉर हिम। वो कह रहा है कि ये तो उसके लिए बहुत ही ख़तरनाक है, और हमें उसकी देखभाल करनी होगी, और ये उसका बैड लक है कि वो इस रॉक वाले चट्टानों में भिड़ गया, और उसके वोंड्स जो थे वो फिर से ब्लीडिंग करने लगे। हाना धीमी आवाज़ में कहती कि ओ ही इज़, ऑफ कोर्स ही इज़ ब्लीडिंग, अब हम क्या करेंगे। वहाँ पर कोई नहीं था, और इवनिंग टाइम था, तो वहाँ पर अभी कोई आने वाला भी नहीं था। सदाओ बोला कि व्हाट शैल वी डू विद दिस मैन, हमें इसके साथ क्या करना चाहिए। और जो उसके ट्रेंड हाथ थे वो तो उसकी तरफ बढ़ रहे थे, क्योंकि वो चाहते थे कि वो उसका इलाज करें, और उसने आसपास जो चीज़ बहकर आई थी उस ओशन में, उसी को लेकर के उसने उसके घाव को कवर कर दिया, और कवर करने के टाइम पर वो जो आदमी था वो उसी अनकॉन्शियसनेस की स्टेज में ही थोड़ा थोड़ा सा दर्द से करा रहा था। फ्रेंड्स, that is your first part of the chapter. We will continue the story in your next video. So let's see what will be done for the man by the Sadao and his wife. So thank you so much for watching.